नमस्ते दोस्त, मैं रमानंद पंडित स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे लुसेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी सारे प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन का ये सीरीज पहला है। क्वेश्चन 1 में है, मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना किस शासक को हराकर की जाती है? मौर्य वंश की स्थापना किस शासक को हराकर की जाती है? तो मौर्य वंश का स्थापना जो है घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक रहता है, उसको हराकर मौर्य वंश के स्थापना की जाती है। और इसमें जो मदद है कौन करता है? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, वे जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को मदद करते हैं। इसके सिवा एक कश्मीर का जो राजा, जिसका नाम है प्रवर्तक, क्या नाम है? प्रवर्तक के मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किस शासक को सिंड्रकोटस कहा जाता है? तो सिंड्रकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, जिसकी पहचान जो है कौन किया था? विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। कौन? विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था जैन धर्म के अनुयायी था। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से था? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौटिल्य के द्वारा। और यह जो है मौर्य युगीन साम्राज्य के बारे में बताता है, जो कि किससे संबंधित है? राजनीतिक से संबंधित है अर्थशास्त्र, जो कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने कब सेल्यूकेटस निकेटर को हराया था? कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में हराया था, और जिसका वर्णन जो है एपियानस ने किया गया है। कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी? चंद्रगुप्त मौर्य जो थे एक जैन धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवणबेलगोला गांव में, जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। एक उपवास के दौरान मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बिंदुसार मगध की गद्दी पे कब बैठा? बिंदुसार मगध की गद्दी पे कब बैठा? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है 298 ईसा पूर्व में कर्नाटका में, उसके बाद जो है बिंदुसार गद्दी पे बैठता है, मगध की गद्दी पे, यानी 298 ईसा पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अशोक पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो राजा अशोक जो था पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जो है बौद्ध धर्म अपना लेता है। तो पहले कौन धर्म का अनुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और अशोक के शासनकाल में ही एक आया था डायनोसियस, जो कि मिस्र का नरेश था। उस राजदूत किसके समय में आया था? तो अशोक के समय में ही आया था। यही बिंदुसार की बात करें तो बिंदुसार के समय में आया था कौन? डायमेकस, जो कि सीरिया नरेश का राजदूत डायमेकस था। और वहीं अशोक के शासनकाल में डायनोसियस, जो कि मिस्र नरेश टॉलमी का राजदूत था, और वह अशोक के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है, और वहीं वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? तो बौद्ध विद्वान तारकनाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया था? तो टोटल 16 राज्यों का विजेता बताया था। किसने? बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बताया था बिंदुसार को कि 16 राज्यों का विजेता बताया था। क्वेश्चन नंबर 12, राजा अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठता है? राजा अशोक जो है मगध की गद्दी पे कब बैठा? तो राजा अशोक मगध की गद्दी पे कब बैठा? 269 ईसा पूर्व 269 ईसा पूर्व अशोक जो है गद्दी पे बैठता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करें, अशोक ने तोसली पर अधिकार किया था कब? तोसली क्या था? तोसली जो था कलिंग के राजधानी तोसली था। तो तोसली पे अधिकार कब किया था? जब गद्दी पे 269 ईसा पूर्व को बैठा था। उसके बाद 8 वर्ष के बाद यानी 261 ईसा पूर्व में तोसली पे अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन दिया था? उपगुप्त। और जबकि अगर चंद्रगुप्त मौर्य में पढ़ें, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया था? तो भद्रबाहु। लेकिन अशोक को किसने शिक्षा दिया था बौद्ध धर्म के? तो उपगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए कितने गुफा निर्माण करवाया था? अशोक गुफा निर्माण करवाया था रहने के लिए, तो कौन? 4 गुफा था, 4 गुफा बनाया गया था। जैसे एक कर्ज था, चौपार था, सुदामा था और एक विश्व झोपड़ी था, एगो विश्व झोपड़ी था। तो चारों गुफा जो था उसको याद रखिए, कर्ज था, चौपार था, सुदामा था और विश्व झोपड़ी था। क्वेश्चन 16 में है, भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन किसने शुरू किया था? तो शिलालेख अशोक स्टार्टिंग किया था भारत में, सबसे पहला शासक था जो कि शिलालेख अभिलेख का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक अपने शिलालेखों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया था? तो इसमें देखिए सब लिपि का प्रयोग किया था, ब्राह्मी भी किया था, खरोष्टी भी किया था और ग्रीक और अरमाइक सभी यानी टोटल 4 लिपि का प्रयोग अशोक के द्वारा अपने शिलालेखों में किया गया था। अब बात है कि ग्रीक और अरमाइक शिलालेख जो था, ग्रीक और अरमाइक शिलालेख की प्राप्ति कहाँ से हुई? तो यह जो है अफ़गानिस्तान से इसकी ये दोनों के बारे में पता चलता है। लेकिन खरोष्टी जो है, खरोष्टी की प्राप्ति हमको मिलता है उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान जो है वहाँ से मिलता है इसके बारे में जानकारी। वहीं ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि, तो यह जो है शेष भारत से प्राप्ति होती है ब्राह्मी अभिलिखी। इस तरह से अशोक के शिलालेख में टोटल 4 लिपि का प्रयोग किया जाता है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख पढ़ने में पहली सफलता किसको मिली? तो सबसे पहले कौन पढ़ा था? जोन्स प्रिंसेप, जो कि 1837 ईस्वी में पढ़ा था। लेकिन अगर खोज की बात करें तो खोज 1750 में ही हुआ था। कौन किया था खोज? तो पैंथैलर के द्वारा किया गया था। और अभी शिलालेखों की संख्या अशोक का टोटल कितना है? 14 है। खोज हुआ था 1750 में, पढ़ा गया कब? 1837 में जोन्स प्रिंसेप के द्वारा खोजा गया। 19 नंबर, पहला शिलालेख। अच्छा, अशोक के शिलालेख के बारे में देखिए। पहला शिलालेख पे क्या था? तो पशुबल की निंदा किया गया है। वहीं दूसरा शिलालेख जो है मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था किया गया है। वहीं थर्ड शिलालेख जो है उसमें क्या कहा गया है? तो हर 5वें वर्ष उपरांत दौरे पे जाएं, यह बात जो है थर्ड शिलालेख में किया गया है। वहीं फोर्थ शिलालेख जो है उसमें धर्म की घोषणा किया गया है। फिफ्थ में धर्म महामात्रों की नियुक्ति किया गया है। वहीं सिक्स्थ में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और 7 और 8 जो है तीर्थ यात्रा का वर्णन है। और सबसे लंबा शिलालेख जो है 7वां ही 8वां को कहा जाता है। अगर 9वां शिलालेख की बात करें तो 9वां में क्या है? सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार के बारे में वर्णन किया गया है अशोक के द्वारा। वहीं 10वां जो है अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, इसका वर्णन है। 11वां है कि धर्म की व्याख्या है। वहीं 12वां जो है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति है। और 13वां सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार यही पूछता है, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है? तो 13वां शिलालेख में। 14वां में धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। और वहीं तो 14 शिलालेख टोटल हमने शॉर्टकट में देख लिया कि कौन से शिलालेख में क्या क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी थी? तो शिलालेख कितना हम लोग देखें? 14 गो टोटल शिलालेख था। लेकिन स्तंभ लेख जो था टोटल 7 गो था स्तंभ लेख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, बिहार से अशोक के कितने स्तंभ लेख की प्राप्ति की गई है? बिहार से, तो बिहार से स्तंभ लेख जो है कितना प्राप्ति हुआ है? बिहार से 3 गो टोटल हुआ है। बिहार से कितना हुआ है? 3 गो। कौन कौन हुआ है? एगो देखिए रामपुरवा, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, रामपुरवा से मिला है, लौरिया अरेराज से मिला है और लौरिया नंदनगढ़ से मिला है, जो कि तीनों जो है पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। इस तरह से 3 गो खाली बिहार से मिला है। वहीं अगर
और बात करें, प्रयाग से एक मिला है, दिल्ली टोपरा से मिला है, दिल्ली मेरठ से मिला है। तो इस तरह से टोटल जो है स्तंभ लेख जो है 7 गो अशोक का है। और 7वां स्तंभ लेख जो है सबसे लंबा है। जिस तरह शिलालेख सबसे लंबा कौन सा है, तो 7वां 8वां, जिसमें तीर्थ यात्रा का वर्णन है। उसी तरह स्तंभ लेख जो है 7वां स्तंभ लेख सबसे लंबा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 22वां, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख है रुम्निदेयी अभिलेख। रुम्निदेयी अभिलेख। और कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। किसको? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए, अशोक के सार-ए-कूना, यह वाला पूछता है सार-ए-कूना अभिलेख की प्राप्ति कहाँ से हुई। तो सार-ए-कूना की प्राप्ति अफगानिस्तान से हुई है। और सार-ए-कूना कौन सी लिपि में लिखी गई है, ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो लिपि अफगानिस्तान से कौन सा लिपि मिला था, हमने बताया पहले, ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक और अरमाइक लिपि की जो है अफगानिस्तान से मिलता है, तो यानी उसी में लिखा हुआ होगा। सार-ए-कूना जो है कि किस लिपि में लिखा गया, तो ग्रीक और अरमाइक लिपि। वहीं ब्राह्मणी जो है, ब्राह्मणी अपना शेष भारत से प्राप्त होती है। और वहीं एक अभिलेख खरोष्ठी था, खरोष्ठी उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से मिलता है। इसलिए सार-ए-कूना कौन सी लिपि में था, तो सार-ए-कूना किस लिपि में था, ग्रीक और अरमाइक लिपि में था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अशोक के समय उपधा परीक्षण, एक देखिए उपधा परीक्षण क्या था। तो उपधा परीक्षण क्या था, उसमें होता था क्या, जैसे मंत्री और सब का जो नियुक्ति किया जाता था, उसमें एक परीक्षण किया जाता था, उसके आचरण के बारे में परीक्षण किया जाता था, जिसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। उसके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, उसी को हम लोग उपधा परीक्षण कहते हैं। तो नियुक्ति की एक प्रक्रिया थी जो जांचा परखा जाता था, उसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। 25 में अशोक के समय मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था। तो उस समय जो था टोटल 5 प्रांतों में विभक्त था। कौन कौन? तक्षशिला हो गया, उज्जैन हो गया, तोसली हो गया, और सुरमानगिरी हो गया, और पाटलिपुत्रा। तोसली जो था कलिंग की राजधानी था, और उज्जैन जो था उज्जैन अवंती उज्जैन था। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान और 2 नदियों के बीच में था, भारत और पाकिस्तान के बीच में था तक्षशिला, और पाटलिपुत्रा पूर्वी भाग था। इस तरह से अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था, तो टोटल 5 प्रांतों में विभक्त था। 26, मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई किस प्रकार के अधिकारी था। तो मेगास्थनीज के अनुसार कहा जाता है कि एग्रोनोमाई जो था मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी था। कैसा अधिकारी? मार्ग निर्माण करने वाला अधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक के समय जनपद न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था। तो जनपद के न्यायालय के न्यायाधीशों को राजुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के कितने वर्गों में विभाजित किया। मेगास्थनीज जो था भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। तो उसके अनुसार भारतीय समाज को टोटल 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। कौन कौन? जैसे दार्शनिक हो गया, किसान हो गया, यहीर हो गया, कारीगर हो गया, सैनिक हो गया, निरीक्षक हो गया, और सभासद हो गया। इस तरह से टोटल 7 वर्ग मेगास्थनी के द्वारा विभाजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य वंश में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता है। तो मौर्य वंश में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक चला। तो मौर्य वंश का शासन जो है 137 वर्ष तक चलता है। कितना वर्ष तक चलता है? 137 वर्ष तक चलता है मौर्य वंश का शासन। उसके बाद इसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कितना ईस्वी में, तो 185 ईसा पूर्व में क्या होता है कि मगध वंश पे फिर शुंग वंश का नींव पड़ जाता है, यानी शुंग वंश आ जाता है। चूँकि ये जो रहता है पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मण जाति का रहता है, और इसके मौर्य वंश में ये सेनापति रहता है। फिर ये धोखा दे करके फिर कौन वंश बना देता है? मौर्य वंश के बाद शुंग वंश बना देता है। इस तरह मौर्य वंश का अंतिम शासक भी पूछ सकता है। तो अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। तो आज हमने देखा मौर्य वंश का 1 लाइनर क्वेश्चन। अगर इस
वन लाइनर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर रिप्लाई कीजिए, ताकि हम आगे भी हर एक टॉपिक पे छोटा छोटा वन लाइनर क्वेश्चन जो है हम लाएं। थैंक यू।